मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम काइनेमेटिक्स की सेकंड क्लास शुरू करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स की जो सेकंड क्लास है वो आज शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ा आपने। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा, 3 टाइप के मैंने बताए थे कि स्ट्रेट लाइन में चलती है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जब कोई बॉडी ना तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना सर्कुलर में चलती है, उसके लिए ऑसिलेटरी मोशन आया था। उसके बाद में हमने 1 डायमेंशन मोशन पढ़ा, 2 डायमेंशन मोशन पढ़ा और 3 डायमेंशन पढ़ा। ठीक है बेटा, तो आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो उस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन, कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड पोजीशन। यानी कि आज ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे कि ये कंसेप्ट ओरिजिन क्या है और पोजीशन क्या है। आई होप आप सभी इंजॉय करेंगे इसको। तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि ये मार्कर है, ये कहां रखा हुआ है, इस मार्कर की दूरी क्या है, समझ रहे हो? ये मार्कर मैंने यहां रखा है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस मार्कर की डिस्टेंस क्या है, किस पोजीशन पे है ये। तो आप बोलोगे, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, सर किससे दूरी पूछ रहे हो? यही बोलोगे कि सर इसकी डिस्टेंस किससे पूछ रहे हो? आपके बोर्ड से पूछ रहे हो या हमसे पूछ रहे हो या कोई और आपके पास मटेरियल रखा है वहां से पूछ रहे हो, ऐसे बोलोगे। तो आज इसी चीज को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन। इसी में देख रहे हैं हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हम क्या पूछेंगे, इसकी पोजीशन पूछेंगे कि ये कहां रखा हुआ है। यानी कि जिस पोजीशन का आप जिक्र कर रहे हो उसको नाम हम देंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या नाम देंगे? रेफरेंस पॉइंट। मान लो हम क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इस आप सभी जानते हो ये x है, ये y है। मैंने 2 पोजीशन वेक्टर दिखाया आपको, यहां पे a ऑब्जेक्ट है, यहां पे b ऑब्जेक्ट है। मैं आपसे पूछूंगा कि a कितनी दूरी पर है और b कितने दूरी पर है, मतलब कितने एंगल की दूरी पर है। अगर एंगल की टर्म में बात करें तो आप बोलोगे जी ये 30 डिग्री पे है। आपने नापा, कहां से कैसे नापा? यहां से आपने अपना इसको क्या माना? रेफरेंस पॉइंट माना, ओरिजिन माना। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। आपने इसको नापा तो आपने क्या करा, यहां से डी लगाई और आपने उसको देख लिया, तो आप यहीं से तो नाप रहे हो। तो ये जो पॉइंट है ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा कि यहां से आप यहां तक एंगल नापा 30 डिग्री, फिर आपने यहां से लेकर यहां तक एंगल नापा, मान लो उसको हो गया 60 डिग्री। तो यानी कि आपको एक इसकी जरूरत पड़ी। अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या आप एंगल फाइंड आउट कर पाते? नहीं कर पाते ना। ऐसे जैसे कि मैं बोलूं एक ट्रैवल करके गया ए पोजीशन पे, एक ट्रैवल करके गया है बी पोजीशन पे, मैं बोलूं दोनों की पोजीशन बताओ, तो अब आप क्या करोगे? तो पोजीशन बताने के लिए सबसे पहला काम होगा कि आप इसका ओरिजिन डिसाइड करो। जैसे मान लिया आपने ये एक्स बना दिया, ये वाई बना दिया, आपने फाइंड आउट कर लिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। समझ रहे हो? क्योंकि बिना रेफरेंस पॉइंट के, बिना ओरिजिन के, ये ओरिजिन हो गया, बिना ओरिजिन के आप एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते उसका। यानी कि उसकी जगह नहीं बता सकते वो कहां है, कितनी डिग्री पर है वो। समझ रहे हो ना? तो यही कंसेप्ट हमें समझना है। अब बात आती है कि आपने चलो ओरिजिन डिसाइड कर लिया, क्या ओरिजिन यही रहेगा? तो आंसर नहीं। ओरिजिन अपने सुविधा के अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं, जहां हमें अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। क्लियर हो गई? कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर आपसे इसकी होगी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर, या बोर्ड से हो जाएगी कम से कम 50 सेंटीमीटर। तो रेफरेंस पॉइंट आपने चेंज कर दिया, बोर्ड से 50 सेंटीमीटर और आपसे 15 या 20 सेंटीमीटर। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसको चेंज कर देते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार। जहां से हमें नापना है उसी को हम रेफरेंस पॉइंट डिक्लेयर कर देते हैं और वहां से हम इसको पोजीशन को नाप लेते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन, कि जिससे हमें ये पता लग गया कि एक पॉइंट को हमें कंसिडर करना है और वहां से हमें क्या करनी है? डिस्टेंस को नापना है। अब बात करते हैं, मैं आपको बोल देता हूं कि
आप 5 kg कुछ लेके आओ, शुगर लेके आओ, क्या लेके आओ, 5 kg शुगर लेके आओ, तो आप 5 kg शुगर ले आते हो। या मैं आपको बोलता हूं 30 किलोमीटर चले जाओ, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, 30 किलोमीटर चले जाओ और आप दिल्ली पहुंच जाओगे, सपोज कर लो, या ये समझ लो 100 किलोमीटर चले जाओ और आप दिल्ली पहुंच जाओगे, ऐसे कह रहा हूं मैं, 100 किलोमीटर चले जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे। अब आपने क्या करा, मुंह उठाया, जहां पे भी आप थे वहां से एक डायरेक्शन में चले गए, किसी भी डायरेक्शन में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर चले गए। और जब आप गए तो हो सकता है आपका दूसरा शहर ही आ गया 100 किलोमीटर पे, दिल्ली नहीं आया। आपने देखा सर ने तो कहा था कि 100 किलोमीटर जाना है दिल्ली आ जाएगा, कहोगे सर ने तो धोखा दे दिया। तो बेटा यहां पे जब आपको दिल्ली जाना है तो इसका मतलब आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं कि 100 किलोमीटर आप नॉर्थ में चले जाओ या 100 किलोमीटर साउथ में चले जाओ, तब तो वो शहर आ सकता है, जिस भी डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन आपको मैं इंडिकेट कर दूं तो वो शहर आ सकता है आपका, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता ना। तो यानी कि हमें पता लगा कि कुछ क्वांटिटी होती हैं जो मैग्नीट्यूड से काम चला लेती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज से काम चला लेती है। 5 किलो लिया है ना, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, किसमें, डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिस क्वांटिटी के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं बोल दूं आपको 100 किलोमीटर चले जाओ, तो 100 किलोमीटर में डायरेक्शन नहीं थी तो वो होगी स्केलर क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूं 100 किलोमीटर चले जाओ नॉर्थ में, डायरेक्शन मिल गई ना, तो वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसमें दोनों चीजें होती हैं। द क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस में डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं स्केलर में, तो आपको बता दिया सबसे पहले मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपने 4 किलो 5 किलो 10 किलो जो भी आप बोलोगे क्वांटिटी, तो वो उसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं आता है। दूसरी बात, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, 5 सेकंड 10 सेकंड आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने स्केलर क्वांटिटी के दिए, मास, टाइम, टेम्परेचर। ये जो क्वांटिटी हैं इनमें कभी भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ क्वांटिटी अभी बताया मैंने जिसमें दोनों चीजें होती हैं, जैसे मैं बात करूं यहां पे और भी एग्जांपल दे, तो डिस्टेंस भी दे सकता हूं। यहां पे अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शन भी होती है और आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर का एग्जांपल। और बात करें इनके डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे, अभी हल्का सा बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद में अगर आगे बात करें तो एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, ईटीसी, फोर्स ईटीसी। ये एग्जांपल आपको जिसमें हमें क्या पता लगेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। यहां तक क्लियर हुआ कि स्केलर क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल की बात करें तो क्या हो गया, मास, टेम्परेचर, टाइम, ईटीसी, ये आप बता सकते हो, डिस्टेंस भी बता सकते हो। इसी प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। द क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेना। एग्जाम्पल दे दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैंने। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसको कुछ रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। जैसे कि मैं बोल दिया 100 किलोमीटर बोल दिया, डायरेक्शन नहीं दी, ये सिर्फ डिस्टेंस है। या मैं बोल दूं 100 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, या अगर मैं बोलूं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जाओ, या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जाओ, तो ये आपकी स्पीड हो गई। अगर मैं आपको बोल दूं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ, तो ये आपकी बन जाएगी वेलोसिटी। सिर्फ इतना ही अंतर है डायरेक्शन का ही। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर किसका है, सिर्फ डायरेक्शन का। डिटेल में हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी स्पीड है। वेलोसिटी अगर मैं बोल देता नॉर्थ है तो यानी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई।
अब इसको लिखते कहते हैं वेक्टर को। देखो जैसे मान लो स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल v होता है, मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया वेक्टर का सिंबल। जो एरो दिख रहा है आपको, एरो हेड दिख रहा है, ये है वेक्टर का सिंबल। अगर मुझे लिखना है इसको तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, 100 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये लिखने का तरीका हो गया। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस में क्या है, ये नॉर्थ, इसकी क्या है, डायरेक्शन भी है। अगर मैं इसको सिर्फ डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, यानी कि अगर मैं इसको स्पीड बनाना चाहता हूं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर, ध्यान से समझिए, और ये इसका मॉडुलस, इसको बोलते जो बाहर से लगे ना दोनों तरफ, इसको बोलते मॉडुलस। अब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि अब इसमें नॉर्थ का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर। समझिए ध्यान से, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके ऊपर मॉडुलस लग जाए तो ये बढ़ जाता है स्केलर। अब ये क्या बढ़ गया है, स्केलर, क्योंकि अब इसमें क्या आ रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड आ रहा है। क्या आ रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड। यहां तक क्लियर हो गई कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर लग रहा है, लेकिन उसके सामने मॉडुलस के सिंबल लग जाए तो ये बढ़ जाती है स्केलर। या स्केलर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीधा, खाली v 100 किलोमीटर पर आवर, खाली ये लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का सिंबल लगते ही समझ लेना इसमें दोनों चीजें आगे, डायरेक्शन भी और स्पीड भी। ठीक है बेटा, तो ये वेक्टर का सिंबल आप पहचानने लग जाओ। कुछ नई नई चीजें आती रहेंगी, क्योंकि आप 11th में आए तो कुछ नई नई चीजें आती रहेंगी, उनको अपने दिमाग में फिट करते हुए चले जाओ। ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं अच्छे से डिटेल से, जो आपको बता रहे थे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनके बारे में अब धीरे धीरे करके चलेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या है वो देखिए। तो हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्टेंस। इस साइड में लिखता चला जाता हूं डिस्टेंस, आपको नोट डाउन भी कर लेनी है इन चीजों को, डिस्टेंस, और इस साइड में लिखते चले जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटी सी बातें हैं इनमें। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर देता हूं। डिस्टेंस का मतलब होगी जो पाथ की लेंथ है, क्या बोलेंगे, पाथ की लंबाई। जो भी आप एक्चुअली में जो ट्रेवल करोगे, जैसे मैं यहां से ऐसे घूम रहा हूं, फिर ऐसे घूम रहा हूं, तो जब मैं घूम रहा हूं इधर से उधर, किधर भी घूम रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तो मैं कुछ पाथ की लंबाई को तो कवर कर ही रहा हूं। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जितना भी मैं कर रहा हूं ट्रेवल, जो मैं एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट पाथ की लेंथ को कवर कर रहा है, वो उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। तो डेफिनेशन लिख देते हैं पहले नंबर पे। इट इज द, लिखिए, इट इज द लेंथ, इट इज द लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड, it is the length actual traveled by a body from initial position to final position, from initial position to final position। क्या बताया, इट इज द लेंथ एक्चुअल ट्रेवल्ड, ये वो लेंथ है जो एक्चुअली में ट्रेवल की गई है बाय ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब शुरुआत से एंड तक जहां पे पहुंचना था। तो जो भी आपने लेंथ कवर करी है, जो भी आपने लेंथ कवर करी है, इसको ध्यान देना, लेंथ को, एक्चुअली लेंथ को, एक्चुअल लेंथ, ये पॉइंट पे ध्यान देना आपको। एक्चुअल लेंथ जो आपने ट्रेवल करी है, यही आपकी डिस्टेंस कहलाएगी भी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप ए पोजीशन पे थे, फिर आप बी पे गए, फिर सी पे गए, और फिर वापस ए पे चले गए। मान लेते हैं सी से ए पे चले गए, मान लो ये डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर ए से बी तक जाने के लिए, फिर हो गई 3 किलोमीटर, फिर हो गई 2 किलोमीटर। मैं पूछना चाहता हूं आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। आपने क्या करा, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से फिर दोबारा ए आ गए, समझ रहे हो। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने लेंथ एक्चुअली में ट्रेवल कितनी करी, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, ए, और फाइनल पोजीशन भी दोबारा कहां आ गई, ए पे ही आ गया। समझ रहे हो कि ए से शुरुआत करी और वापस ए पे ही आ गया। तो ए
पे पहले था इनिशियली और बाद में ए पे वापस आया है, तो इतने में कितनी पाथ की लंबाई उसने कवर करी। तो आप देख सकते हो ए से बी गया तो 5 किलोमीटर, फिर बी से सी गया तो 3 किलोमीटर, प्लस सी से ए गया तो 2 किलोमीटर भाई। तो वी विल फाइंड टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, समझ रहे हो कितना हो जाएगा। तो आप मेजर कर पाओगे 5 और 3 8, 8 और 2 10 किलोमीटर। ये हमने टोटल पाथ की लंबाई कवर करी। तो जो पाथ की लंबाई है उसी को हमने क्या नाम दिया, डिस्टेंस नाम दी। तो हम कहेंगे कि जी हमने ए से वापस अपने घर आने, ए के आने के लिए हमने टोटल 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल से आए, मान लो आप स्कूल में आए अपने घर से, मान लो 5 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर आप शाम को वापस घर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पाथ की लंबाई कितनी कवर करी, यानी कि डिस्टेंस कितनी करी। तो 5 किलोमीटर आप स्कूल आए थे, 5 किलोमीटर वापस स्कूल चले गए, तो आपने कितनी कवर करी। अपने घर चले गए तो आपने कितनी दूरी तय करी, 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली। करी नहीं करी, तो 10 किलोमीटर आपने दूरी तय करी है। बोलो करी नहीं करी। आप जितना भी आप पाथ की लंबाई आपने कवर कर ली वो हो गई आपकी डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में एक पॉइंट आप ये डेफिनेशन में लिख लोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चले जाइए, एक एक पॉइंट बढ़ाते चले जाइए, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। भाई डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये आपके अभी बताया था, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है भाई साइज, छोटा है बड़ा है कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी कितनी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 10 किलोमीटर बोल रहा हूं मैं, 5 किलोमीटर बोल रहा हूं, कहीं डायरेक्शन नहीं दे रहा मैं यहां पे, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड नंबर पे बात करें तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट में बी जीरो और पॉजिटिव। समझ में आया कि ये जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। आपका सर जीरो कैसे हो जाएगी, तो भाई साहब जब आपने ट्रेवल ही नहीं करा, आप अपनी जगह से हिले ही नहीं, मैंने आपको कहा बेटा स्कूल में आ जाना, समझ रहे हो, मैंने क्या कहा, आप स्कूल में आ जाना, आप स्कूल के लिए चले ही नहीं, आप वहीं के वहीं पड़े रहे अपने घर पे ही, तो ऐसी कंडीशन में आपने डिस्टेंस कवर करी क्या, नहीं करी ना। तो वो वाला केस हो गया कि जब आप चलते ही नहीं हो तो आपकी जीरो डिस्टेंस। अगर आपने थोड़ा सा भी चल दिया, स्कूल की तरफ थोड़ा सा भी चल दिया, आधे रास्ते भी चल दिया, तो आपने डिस्टेंस कवर कर ली। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस कैसे होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ये याद करना, कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती डिस्टेंस, ठीक है बेटा। जैसे कैसे, जैसे मैं आपको चलना है स्कूल की तरफ, तो आप स्कूल की तरफ फेस करके चलोगे, या फिर वापस आओगे तो अपना जो पोजीशन उसकी तरफ फेस कर लोगे, तो फेस अपोजिट नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो माउथ होगा हमारा, जो फेस होगा उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, इसको पॉजिटिव मान रहे तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। क्लियर होगी बात। तो जीरो और पॉजिटिव। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, एसआई की फुल फॉर्म तो जानते होंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसकी फुल फॉर्म बात करें तो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, भाई मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। एम से, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कई बच्चे कह देंगे किलोमीटर, तो किलोमीटर बेटा बड़ी यूनिट है, ऐसा ही नहीं है। इसी प्रकार से एक यूनिट और आएगी, सीजीएस यूनिट। सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये छोटी यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर सीएम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसा यूनिट बताया मीटर, सीजीएस यूनिट बताया सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो लिखेंगे इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन in a particular direction, in a particular direction। क्या बताया, इट इज ए चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये हो गया कि चेंज इन पोजीशन आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है,
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जहां डायरेक्शन का जिक्र आ जाए, चेंज इन पोजीशन, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। या इसको हम ये बोल सकते हैं जो लीनियर पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो डिस्प्लेसमेंट ही है। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा याद कर लेना स्ट्रेट लाइन में होगा। ये स्ट्रेट लाइन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लो आपको ये है, ऐसे सर्कल में जा रहे थे, ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, ये डी पोजीशन। आप क्या करें, ऐसे चक्कर लगा रहे, 2 चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर लगा लिए, फिर यहां रुक गए। तो डिस्टेंस, ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ये क्या है आपकी डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पोजीशन। 2 पोजीशन के बीच में सबसे जो कम दूरी है ना, सबसे छोटा रास्ता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यही इसको एक यूनिक फैक्टर बनाता है। एक्चुअली में ये है इसकी मेन जड़, कि सबसे छोटा जो पाथ है ना 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, वो क्या बन जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो क्या बताया? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पोजीशन, 2 पोजीशन के बीच में, 2 जगह के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता। और ये कैसे होगा? शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसे होगा? ये स्ट्रेट लाइन में होगा। भाई याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन में होगा। ये तो स्ट्रेट लाइन यही दिख रही है आपको कहीं पे भी, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो समझ लेना आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो एक तो डिस्टेंस की डेफिनेशन कवर हो चुकी है, एक डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कवर हो चुकी है। उसके बाद में हमने बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो सेकंड पॉइंट आप लिखना, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। भाई कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहोगे जी वेक्टर कैसे है? तो अभी बताया था, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, या फिर आप डेफिनेशन में देखोगे तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। पर्टिकुलर डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन एक फिक्स हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। तो ऐसी क्वांटिटी में, यानी कि इसमें इट हैज, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज है भाई इसमें। क्लियर होगी बात? तो डिस्प्लेसमेंट में क्यों? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन, दोनों है भाई, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में भी, डिस्प्लेसमेंट में भी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या बताया। डिस्प्लेसमेंट में भी 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब इनको समझते हैं 0 कैसे होगा। मान लो आप यहां से गए थे, ए से चल के गए थे, बी पे गए, सी पे गए, फिर वापस ए पे आ गए। आपकी इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ए। मैंने आपको बताया था कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन। सबसे कम दूरी कितनी है? अब आप यहां से चल के यहां आ गए वापस, तो आपकी इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दोनों के बीच की मिनिमम दूरी क्या हो रही? शॉर्टेस्ट, तो 0। जहां से आपने शुरू करा वहीं वापस आ गए, तो आपके जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो गया? 0। या इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल यहां से फाइनल पोजीशन पे, यहां ए पे ही पहुंच गई, तो चेंज इन पोजीशन कितना आया? कोई आया ही नहीं, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0। समझ में आया? उसके बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। मान लो, सपोज करते हैं ये आपका स्कूल है, ये वाली पोजीशन आपके स्कूल है, स्कूल बना देता हूं, चलो, और आप अपने घर गए, ये आपका इधर की साइड में आपका घर है, होम। मान लो 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। 5 किलोमीटर आपका घर है। स्कूल से आपका घर 5 किलोमीटर है। आप क्या करें? स्कूल से घर गए 5 किलोमीटर, लेकिन आपका फ्रेंड का घर भी था इधर की साइड में, इस साइड में था। मान लो ये यहां था,
ये फ्रेंड का होम है। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले स्कूल से अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो और फ्रेंड के घर से आप अपने घर जा रहे हो। क्या बताया कि आप यहां से अपने घर गए, तो आपको क्या देखो, यहां से 5 किलोमीटर पड़ रहा था, यहां आपके फ्रेंड का घर मान लो 3 किलोमीटर था और आपके फ्रेंड के घर से आपका घर मान लो 3 किलोमीटर था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप स्कूल से घर जाते तो कितनी दूरी तय करते, तो आंसर है 5 किलोमीटर। तो दूरी हो गई ना, डिस्टेंस है। फिर मैं बात कर रहा हूं अगर आप ऐसे घूम के गए तो कितनी दूरी तय करी, तो 3 और 3 6 किलोमीटर, ये भी दूरी आपने डिस्टेंस तय कर ली। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस है। ये वाली भी डिस्टेंस है और ये वाली भी डिस्टेंस है। समझ रहे हो कि ये भी डिस्टेंस दिख रही है और ये दोनों भी डिस्टेंस दिख रही है। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भाई साहब इनमें सबसे छोटी चीज कौन सी है, देख लो। यहां से जाओगे तो 6 किलोमीटर रास्ता चूज करना पड़ेगा, यहां वाला 5 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर ये, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्टेंस है। अंतर समझ में आया। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ, या इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन यही है। दोनों में कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, सारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में क्या चेंज आया, सबसे कम दूरी यही तो है, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, पर्टिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन तो यही है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। 6 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। अब ये 5 किलोमीटर लिख दूंगा तो ओनली ये डिस्टेंस बन जाएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड साउथ, या इस जो भी आपकी पोजीशन देनी होगी, ऐसे चले जाओ। हम कई बार बोलते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई हमें इस गांव में जाना है, तो आपको बताएंगे बेटा ऐसे करके चले जाना। रास्ता बताया ना, तो रास्ता बताया तो इसका मतलब उन्होंने डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बताया। क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया। जहां डायरेक्शन आ गई वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं आपको कहूं आप यहां से 40 किलोमीटर चलना शुरू करो, तो 40 किलोमीटर आप चलोगे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, तो वो आपकी 40 किलोमीटर क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। और मैं आपको बोलता हूं 40 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ चलो, या टुवर्ड दिल्ली, यानी कि दिल्ली की डायरेक्शन में चलो, टुवर्ड जो भी आपको बोलूं मैं उस डायरेक्शन में चलो। ऐसी कंडीशन में आपको एक डायरेक्शन मिल गई, एक पोजीशन मिल गई कि तो आपको उस डायरेक्शन में जाना है। ऐसी कंडीशन में जब आपको ये डायरेक्शन मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में आपकी वो बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगी। उसके बाद में इसकी 4th पॉइंट लिखें, तो इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो दोनों में पाथ की लंबाई होती तो मीटर आएगी। सीजीएस की बात करूं तो सेंटीमीटर आएगी। उसके बाद में एक और चीज आती है नेक्स्ट पॉइंट पे, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं, और उसके बाद में एक अलग से क्लास बनाऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूले पे, तो आपको टेंशन लेनी। डायमेंशन में लेंथ, मास, 3 क्वांटिटी हम बेसिकली हम यहां पे अभी पढ़ लेंगे, मास, लेंथ और टाइम। ये एमएलटी को पढ़ते हैं। एम का मतलब हो गया मास, लेंथ का मतलब हो गया एल, और टाइम के लिए टी। ये सिंबल यूज करते हैं। जो चीज नहीं है उस क्वांटिटी में तो 0, अभी थोड़ा सा वैसे बता रहा हूं, जब क्लास लगाएंगे उसकी अलग से तो बता देंगे। अगर जो नहीं है उसके ऊपर 0 लगा देंगे, क्योंकि किसी की पावर 0 1 हो जाती है। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं। इसमें डिस्टेंस में सिर्फ लेंथ है, एम नहीं है तो एम नोट लिख दो, क्योंकि किसी की पावर 0 1 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एल है, लेंथ है, बिल्कुल है, तो एल लिख दो। भाई मीटर ऐसा यूनिट 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी आपने तय करी, तो एल है। टाइम तो है ही नहीं, टाइम का जिक्र नहीं है, तो टी नोट। किसी की पावर 0 1 हो जाती तो 1 हो गया यहां पे, किसी की पावर 0 1 हो जाती तो इसका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एल। ध्यान से समझ लो। इसी प्रकार से इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो इसकी भी क्या रहेगी, एल रहेगी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का ही एल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनको नोट डाउन कर लो। ठीक बेटा, तो एक बार देख लो डिस्टेंस क्या है। एक्चुअली जो पाथ आपने ट्रेवल करी है डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। या कोई केस ऐसा होता है जिसमें ट्रेवल ही नहीं करेगी तो 0 हो जाएगी, अदरवाइज पॉजिटिव रहेगी। हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव रहती है। ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर, सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला एल।
इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, या जो पाथ आपने लेंथ कवर करी है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। शॉर्टेस्ट पाथ भी इसके डेफिनेशन दे सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो दे सकते हो। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकते हैं, जीरो भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। तो आपको मैं बता रहा था ना जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये तो बताना भूल ही गया। तो जीरो कैसे होगी, जब आप यहां से वापस होम जाके वापस स्कूल में आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो। डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए आपको एक तरीका और बताता हूं। आप घर से क्या है, स्कूल आना है, तो आप क्या करें, अपने घर से फ्रेंड के घर गए, फिर आए, तो कितनी दूरी तय करी, 3 और 3 6 किलोमीटर आपने तय करी, समझ रहे हो। फिर आपने क्या करा, आप यहां से गए और फिर स्कूल से मान लो शाम को जाते टाइम आप सीधा घर चले गए, तो 6 और 5 कितनी होगी, 11 किलोमीटर तय कर ली भाई। 6 ओम से फ्रेंड के घर फिर आ गए, फिर सीधे जाते टाइम आप मान लो सीधा डायरेक्ट चले गए, तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 5 11 डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली। या मान लो इसी रास्ते से गए तो 3 और 3 6 और वापस भी गए इसी रास्ते से, तो 12 किलोमीटर तय कर ली डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जब आप यहां से आए और स्कूल में पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 5 6 किलोमीटर तय, आपने डिस्टेंस कितनी तय करी, 6 किलोमीटर, लेकिन आपका और आपके घर का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 5 किलोमीटर ही था। लेकिन जब आप स्कूल से घर वापस पहुंच गए तो आपने डिस्टेंस कितनी तय कर ली, मान लो इस रास्ते से गए तो 3 और 3 6 जाने की 6 आने की, 12 किलोमीटर होगी ना। लेकिन आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो वही है ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आप यहां से आ जाओ, चाहे किधर से भी आ जाओ, अगर आप इनिशियल पोजीशन जहां से भी घूम फिर के वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब अगला टॉपिक करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक हमारा, स्पीड का। अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पीड, कि स्पीड क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड तो नोट डाउन कर लेना, स्पीड स्पीड ये हमारा अगला टॉपिक है। स्पीड क्या है, स्पीड तो डेफिनेशन लिखवा देते हैं। स्पीड, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई कार जा रही है तो आप बोलते हो कि ये बहुत तेज चल रही है, बहुत धीरे चल रही है, किससे पता लगता है, उसकी स्पीड से तो पता लगता है। तो स्पीड क्या है उसके बारे में डेफिनेशन लिखवा देता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। क्या बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो तो वो आपकी बन जाएगी स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि चेंज इन पोजिशन, यानी कि चेंज इन पोजिशन, पोजिशन क्या है आपकी, डिस्टेंस, तो हम यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सिंपल लिखना चाहो तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। आप इसको ये भी बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जो भी आपको अच्छी लगे लिख लेना। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद में स्पीड को रिप्रेजेंट v से करते हैं, डिस्टेंस को s से करते हैं, टाइम को t से करते हैं। ये आपका स्पीड आ गई। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं स्पीड की, तो देखो डिस्टेंस की अभी बताई थी मीटर होती है, क्या होती है, मीटर, ड्राइव कर लेते हैं। टाइम की क्या बताई थी, सेकंड होती है। तो या तो ये लिख दो, या m s -1 लिख दो, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, या m पर s ये लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। ये है SI यूनिट, स्पीड SI यूनिट। या CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट की बात करें तो m की जगह सेंटीमीटर, और CGS में टाइम की सेकंड ही होगी, उससे छोटी यूनिट नहीं है, मिली सेकंड होती है, लेकिन यह यूज नहीं करते हैं। या फिर ऐसे लिख दो, -1 लगा दो, या आप सेंटीमीटर ऐसे लगा दो, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये CGS यूनिट हो गई। फिर बात करें स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, कोई डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं। तो स्पीड भी जैसे डिस्टेंस थी, क्योंकि डिस्टेंस पे ही है, डिपेंड कर रही है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। बता चुका हूं क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा 5 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, जो भी है 20 मीटर पर सेकंड जो भी होगा। तो ये पॉइंट आप लिखते चले जाना,
डेफिनेशन, फॉर्मूला और ये तीनों चीजें आपको लिख देनी है। क्लियर होगी। उसके बाद में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की और जिक्र कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला अभी जैसे सिखाया था, तीन चीजें होती है इसमें, एम, एल और टी, मास, लेंथ और टाइम। तो आप देखोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को में क्या होती है, लेंथ होती है, टाइम में टी होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एल टी माइनस वन। क्या लिख सकता हूं, एल टी माइनस वन। मास तो है नहीं तो नोट लगा दो, तो आप लिख दो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस वन, और ये इस तरह का सिंबल आपको यूज करना है, इसको क्लोज ब्रैकेट वाला यूज करना है। आई होप आपको एल टी माइनस वन ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में डायमेंशन फॉर्मूला भी आपने सीख लिया। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के क्या क्या टाइप है, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म, अब हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को, तो लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be in uniform speed if it cover equal distance in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म स्पीड में कहेंगे इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसको समझते हैं कैसे, क्या मतलब हुआ कि मान लो आपका ये है आपका घर, होम, और ये आपका स्कूल है। स्कूल पड़ता है 5 किलोमीटर, कितनी दूरी पर पड़ता है स्कूल, 5 किलोमीटर है मान लेते हैं, और आप पैदल आ रहे हो, 1 3 4, ये पहला गैप है 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का। अगला गैप है वो भी 1 किलोमीटर का, आप अपनी मर्जी से इंटरवल बना लो 1 किलोमीटर का, उससे अगला भी 1 किलोमीटर का, उससे अगला भी 1 किलोमीटर का, तो टोटल हो गया 5 किलोमीटर। टाइम आपको लगा, सपोज करो पहले जो इसको कवर करने में लगा 15 मिनट, उससे अगले को भी 15 मिनट, उससे अगले को भी 15 मिनट, उससे अगले को भी 15 मिनट, और उससे अगले गैप में भी 15 मिनट। तो आपने ऑब्जर्व करा कि आपने 5 किलोमीटर दूरी तय करी 75 मिनट में, यानी कि 1 आवर, यानी कि आप कह सकते हो, ये नोट कर लेना अलग से, 1 आवर समझने के लिए सारी चीजें, और 15 मिनट, ठीक है बेटा। आप देखो कोई भी गैप में आप देखोगे तो हर जगह आपने 15 मिनट कवर करी, तो यानी कि आपकी स्पीड रहेगी, यहां क्या स्पीड रही, जो भी आप इसको कवर करोगे किलोमीटर पर आवर में, मिनट को चेंज कर देना आवर में, या इसको किस में चेंज कर दो, मीटर पर सेकंड में, इसको 1000 कर देना, इसको मीटर चेंज कर दोगे, किलोमीटर 1000, 1 किलोमीटर में मिनट है तो 15 मल्टीप्लाई में 60, 0 से 0 काट देना, 15 से 90, 100 डिवाइड बाई 90 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। यहां पे भी वही सेम है, तो हर जगह आपकी स्पीड देखोगे तो सेम दिख रही है, तो हर गैप में आपको सेम मिल रही है, हर इंटरवल में आपको सेम स्पीड है, तो ऐसा मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। इस तरह की जो स्पीड है आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आप घर से चलना शुरू करते हो, आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रही, 20 किलोमीटर पर आवर रही, उसके बाद में आगे भी 20 किलोमीटर पर आवर, आगे भी 20 किलोमीटर, पूरी जर्नी में अगर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही रहती है तो समझ लेना कि आपका जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर आप शुरुआत में 20 से चल रहे हो, फिर देखा कोई नहीं है तो 50 कर दी, फिर धीरे कर दी, फिर तेज कर दी, इस तरह का जो मोशन होगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे स्पीड, वेरिएबल स्पीड, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसके बारे में लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो यहां लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, इसी को मैं डिफाइन करवाई, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को लगा देना, नॉन लगा देना यहां पे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन, यहां लगा देना अनइक्वल, क्या लगा दोगे, अनइक्वल, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ये बोल देना अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। एक चीज को अनइक्वल बना देना और आपकी नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल स्पीड हो जाए, क्योंकि कभी आप 20 ले रहे हो तो कभी 30 ले रहे हो भाई, ठीक है। उसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है, 2 डेफिनेशन हो चुकी है, उसके बाद में 3rd डेफिनेशन हम लेंगे, क्या लेंगे वो देखिए,
ये उतार लिया होगा आप लोग, उतार जरूर लेना भाई इनको है। उसके बाद में अगर हम थर्ड डेफिनेशन लें तो क्या रहने वाली वो देखिए, एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो कैसे लिखोगे एवरेज स्पीड की डेफिनेशन, थर्ड नंबर पे क्या लोगे, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में लिखते हैं कि एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो भी आपकी होगी तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का। तो क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला लिख लेना भाई, टोटल टाइम। तो ये एक फॉर्मूला और हो गया, तीसरी डेफिनेशन हो गई एवरेज स्पीड में। फोर्थ नंबर पे और लिखते हैं, थर्ड हो गई, फोर्थ नंबर पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो क्या बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, लिख देना भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लिखिए इसके बारे में, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, v इज इक्वल टू dx/dt। ये इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे कि आपका जो स्पीडोमीटर होता है, याद करिए स्पीडोमीटर आपको पता होगा क्या मेजर करता है, स्पीड। तो जब इसमें ये जो स्पीडोमीटर होता है, इसमें सुई होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको स्पीड बताती है। मान लो जिस भी कंडीशन में आपकी चल रही है, मान लो 60 पे चल रही है, मान लो आपकी 70 पे चल रही है, मान लो आपकी 80 पे चल रही है, उस कंडीशन में जब गाड़ी चल रही है उस कंडीशन में बताता है। तो वो जो स्पीड बता रहा है वो कैसी बता रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी बाइक की, कार की जो स्पीड है उसके बारे में बताएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, फॉर्मूला v इज इक्वल टू dx/dt। और स्पीडोमीटर क्या होता है, इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई। तो ठीक है बेटा, तो अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।